आज सक्सेना साहब बहुत ही प्रसन्न थे। कोई चहेता बरसों बाद उनके नैनों की अथाह थकावट को दूर करने वाला था। सक्सेना साहब चंबा हिमाचल के जाने माने डॉक्टर थे। उनका चंबा में बड़ा ही मान और रुतबा था। सक्सेना साहब प्रसन्नचित भाव से सराबोर बैठक में बैठे हुए थे कि तभी सीढ़ियों से बहुत ही सुशील और सुंदर एक युवती उतरते हुए सक्सेना साहब को सोफे से उठाती हुई कहती है, क्या डैडी कहाँ खोए हैं? जल्दी उठिए, चलना नहीं है क्या मोहित को लाने? हमें जल्दी ही धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंचना है। मोहित की फ्लाइट ज्यादा लेट नहीं है। सक्सेना साहब की आंखों में पुनः मोहित का नाम सुनते ही एक चमक आ गई और अपनी बेटी प्रिया से बोले, हाँ प्रिया, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर सक्सेना साहब ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई योगेश, चलो यार, जल्दी नहीं तो लेट हो जाएंगे। तभी योगेश फुर्ती से कमरे से निकलकर आया और कहने लगा, सर फिक्र ना करें, अभी काफी वक्त है और हम आराम से धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्यों प्रिया? हाँ, अगर आप कार चलाओगे तो यकीन से कल तक जरूर ही पहुंच जाएंगे, प्रिया ने भी हंसते हुए कहा। दरअसल योगेश सक्सेना साहब का असिस्टेंट था, जो उनके रिसर्च और थीसिस में उनका सहायक भी था। बड़ा ही होशियार और मिलनसार था। शायद इसलिए सक्सेना साहब ने उसे अपने ही बगल में रखा हुआ था। लेट्स गो गाइस, अब किसका वेट कर रहे हो? योगेश ने बैठक से बाहर जाते हुए कहा। योगेश गुनगुनाते कार ड्राइव करते हुए सक्सेना साहब से पूछने लगा, सर अब मोहित का आगे क्या इरादा है? क्या आपने कुछ आगे के लिए सोचा है? सक्सेना साहब हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ साथ मोहित की यादों में खो से गए। अभी 20 साल पहले की ही बात है। सक्सेना साहब के करीबी मित्र, जो उनके पेशे में ही थे, जयपुर राजस्थान से आकर चंबा के मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्जन के तौर पे काबिज थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक 6 साल का बच्चा था, मोहित। लेकिन कुछ साल पहले मोहित के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मोहित के पिताजी की ये इच्छा थी कि प्रिया ही उनकी बहू बने, जो कि अब मोहित के आने के बाद वो इच्छा पूरी होने वाली थी। प्रिया के पापा इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और अपने किए हुए वादे को पूरा करना चाहते थे कि तभी योगेश ने सक्सेना साहब से पूछा कि अब तो मोहित का लंदन में एमएस का कोर्स भी हो चुका है, अब तो वो हमेशा अपने देश में ही रहेगा ना? हाँ योगेश, उसका भी यही इरादा है और मुझे मेरे वचन से भी मुक्त होना है। अब तो बस सक्सेना साहब को भी जिंदगी से रुसवाई हो गई थी और बस अपने रिटायरमेंट से पहले बच्चों का घर बसता हुआ देखना चाहते थे। इस दौरान सक्सेना साहब के अपने डिपार्टमेंट के सहायक युवक से बड़ा अपमान हो गया। वैसे भी उन्हें मोहित की कमी खलती रहती और उन्हें एक जवान कंधे की भी जरूरत थी, तो उसे अपने ही बगल में रहने को मना लिया था। सहसा कई गाड़ियों के हॉर्न ने सक्सेना साहब की यादों का सन्नाटा तोड़ा। वो लोग अब धर्मशाला में प्रवेश कर चुके थे। सर बस 10 मिनट की बात है, लो आ ही गए, योगेश ने कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर सभी लोग मोहित के स्वागत के लिए बेकरार थे। खासकर सक्सेना साहब तो अधीर ही हुए जा रहे थे। तभी एक सजला सा युवक अपने हाथों को उनकी ओर हिलाते हुए प्रतीत हुआ। यकीनन ये मोहित ही था। अंकल कैसे हैं आप? लगता है आपकी बेटी आपका ठीक से ध्यान नहीं रखती, मोहित ने मजाक के लहजे में प्रिया से रूबरू होकर कहा। हालांकि योगेश से वो पहली बार ही मिल रहा था, लेकिन अक्सर प्रिया से उसकी तारीफ सुना करता। सभी बंगले में आकर थकावट मिटा के शाम की चाय के वक्त गुफ्तगू करने लॉन में बैठे थे। और योगेश कहो, कैसा चल रहा है रिसर्च? मोहित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बहुत ही अच्छा, और सक्सेना सर के साथ तो काम करना जैसे कि बड़ा तजुर्बा हाथ लगना है। सक्सेना साहब ने अब अपनी जैसे इच्छा जाहिर करना चाहिए। तो अब मोहित कहाँ करना चाह रहे हो अपनी प्रैक्टिस? और कहाँ अंकल, आप ही के पास, यहाँ शिमला में अपना नया सेटअप लगा के बस आप ही की सेवा करनी है। भाई मोहित, ये हुई ना बात, योगेश ने जोशीले भाव से कहा।
तभी सक्सेना साहब ने आगे जोर देते हुए कहा, ठीक है, फिर उससे पहले मैं प्रिया और तुम्हारी शादी कर अपने वचन से मुक्त होना चाहता हूँ। और वैसे भी कुछ 1 साल ही बचे हैं रिटायरमेंट को, तब तक मुझे तुम्हारे बच्चों का भी सहारा हो जाएगा जीने के लिए। क्या डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मोहित ने शिमला में अपनी नर्सिंग होम सेटअप भी करना है तब तक, प्रिया ने तपाक से कहा। नहीं बेटा, जल्दी है। क्यों मोहित, ठीक है ना? सक्सेना साहब ने मोहित की तरफ आशा भरी नजरों से कहा, जैसा आप कहें। आपके अलावा मेरा और कौन है अंकल? वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी सब इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, कई बातें और कई किस्से हैं मिल बैठ के सुनने को। मेरा यह विचार है कि क्यों ना यहाँ नज़दीक ही वादियों में घूमने चलें, कुछ मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे और मोहित को कई साल हो गए, वो यहाँ घूम भी लेगा। प्रिया और मोहित भी कुछ पल काम से दूर होके एक दूसरे को समय दे पाएंगे और सर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इतना कहकर योगेश ने अवसर पाके सभी का मनो दिल जीत लिया था। सभी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। ठीक है, फिर मैं धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास आदि जगहों का घूमने और रहने का कल ही इंतजाम कर देता हूँ। योगेश इतना कहकर मानो हवा की तरह वहां से गायब ही हुआ। 2 दिन बाद ही सब लोग पहले देवी दर्शन को होते हुए धर्मशाला रवाना हुए। उन्होंने 2 दिन तक वहां ठहर के बहुत इंजॉय किया। इस बीच योगेश और मोहित में भी अच्छी पटने लगी। अगले कुछ दिनों का पड़ाव उन्होंने पहले कांगड़ा घाटी और फिर डलहौजी में डाला। डलहौजी में खूबसूरत वादियों में घिरे कई खूबसूरत गांव, चर्च और मंदिर खंडर थे, क्योंकि मोहित को पुराने मंदिरों और खंडरों से खास आकर्षण था, इसलिए वो जगह उसे बहुत ही भा गई। वो घंटों शाम तक उन गांवों और खंडरों में घूमता रहता, मानो उसे कुछ अपनी ओर खींच रहा हो। उस दिन शुक्ल पक्ष की पहली रात थी। सब खाना खा के अपने किराए पे लिए हुए एक गेस्ट हाउस के कमरों में सोने चले गए। मोहित उन खंडरों की कुछ यादें अपनी डायरी में दर्ज कर रहा था। रात बहुत घिर चुकी थी, तकरीबन 1 बजने को थे। मोहित ने डायरी बंद कर अपनी आंखों के दरवाजे बंद करना चाहे, पर सहसा ही उसे किसी की गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। मोहित ने इसे भ्रम समझ नजरअंदाज कर दिया। तभी करवट लेते ही फिर सहसा उसे वही मधुर स्वर सुनाई दिया। उस आवाज के आकर्षण में मोहित बंधा हुआ बाहर निकला और आवाज की दिशा में बेसुध चलता गया। एकाएक वो सुर बंद हो गया। मोहित ने अपने को संभालते हुए पाया कि वो अब गेस्ट हाउस के पीछे वाले खंडरों में खड़ा हुआ है। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे कोई नजर न आया। अचानक उसे खंडर के बाईं तरफ मौजूद एक पीपल के पेड़ से लालिमा आती दिखाई दी। मोहित सहमते हुए उस ओर चलता रहा। जैसे जैसे वो उस प्रकाश के नजदीक आता, उसे उतनी ही ठंड का एहसास होता जाता। उस पेड़ के सामने ही एक कुआं भी था, जो जुगनुओं से जगमगा रहा था। जैसे ही मोहित ने उस पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहा, वो लालिमा और जुगनुओं का प्रकाश सहसा ही घोर अंधेरे में समा गया। फिर अचानक ही मोहित को वही मधुर स्वर सुनाई दिया। मुझे पूरा यकीन था प्रियवर, तुम अवश्य ही मेरी पुकार सुन के यहाँ आओगे। मोहित ने आवाज की दिशा में देखा कि पेड़ के ठीक पीछे मौजूद एक स्तंभ से एक श्वेत प्रकाश उत्कृष्ट हुआ और एक अत्यंत ही मनमोहक अप्सरा स्वरूप स्त्री उभर कर मोहित के समक्ष खड़ी हो गई। हालांकि मोहित को उसे देखते ही सांप सूंघ गया था, पर उसमें कुछ ऐसा था कि वो अपने कदम उसकी ओर जाने को रोक ना पाया। मोहित ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? घबराओ नहीं प्रियवर, मैं एक यक्षिणी हूँ। मुझे एक श्राप बस यहाँ कई 100 सालों से इस मंदिर के खंडहर में कैद होने को विवश होना पड़ा। मैं कई सालों से इस खंडहर में तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वो मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सके।
अब मोहित के जहन में भय की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। भला मैं तुम्हें किस प्रकार श्राप मुक्त कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, और अगर ऐसा ही है तो मैं ही क्यों? तब यक्षिनी ने मोहित से कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर अभी तुम यहाँ से जाओ। कल फिर ठीक इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर मोहित उसे निहारते हुए पीछे की ओर जाने को मुड़ा और खंडहर की सीढ़ियां उतर आया। अचानक उसकी आंखों में सूर्य की तेज किरणें उतर आई। क्या भाई मोहित, आज उठने का इरादा नहीं लगता? क्या कल रात सोए नहीं लगता है? योगेश ने खिड़की के पर्दे हटाते हुए पूछा। मोहित बदहवास इधर उधर देखने लगा और दर्द के मारे अपना सिर पकड़ के उठ बैठा। अरे यार, वो कल डायरी लिखते हुए कब आंख लगी मालूम ना पड़ा। शायद उसी वजह से सिर थोड़ा भारी भी है। अच्छा चलो, अब जल्दी से चाय नाश्ता करो, हमें प्रिया को लेकर उसकी प्रोजेक्ट साइट पे जाना है। शायद वहां कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, इसलिए प्रिया को वहां बुलाया है। वैसे अच्छा है, प्रिया की साइट यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अंकल ने कहा है तुम तीनों गाड़ी लेके चले जाओ। इतना कहते हुए योगेश नीचे चला गया। नीचे डाइनिंग में नाश्ता करते हुए मोहित ने प्रिया को कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम योगेश को साथ ले जाओ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और इन पहाड़ी रास्तों पे और भी दर्द होगा, और फिर तुम्हारा ध्यान भी मेरी तकलीफ की वजह से अपने काम पे नहीं लगेगा। इतना कहकर मोहित ने उन दोनों को समझाकर रवाना किया। मोहित सिरदर्द की गोली लेकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। पर यह क्या, गोली का असर रात के मंजर से फीका निकला। मोहित को आराम नहीं आ रहा था, उसे सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसने गेस्ट हाउस के पीछे की ओर छत से देखा। उसे यकीन ना हुआ, एक खंडहर सा कुछ दूरी पे प्रतीत हुआ दिखाई दे रहा था। अब मोहित से रहा नहीं गया। उसने नीचे आकर झट से जूते पहने और दौड़ पड़ा उस खंडहर की ओर। जैसे ही उसने सीढ़ियों पे कदम रखते हुए अंदर प्रवेश किया तो वो ही रात का मंजर पाया। उसने तुरंत ही बाईं ओर नजर दौड़ाई तो वही पीपल का पेड़ और उसके समीप वो कुआं दिखाई दिया जो उसने कल रात भी देखा था। अब मोहित को घबराहट सी होने लगी थी। जिज्ञासा स्वरूप उसने अब पेड़ के पीछे जाकर देखा तो पाया कि एक जर्जर स्तंभ मानो अब भी किसी आज से खड़ा हुआ है। मोहित ने नजदीक से स्तंभ को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। स्तंभ पर एक स्त्री की छवि उकेरी हुई थी। मोहित भय से एकाएक पीछे की ओर खिसका। अरे ये क्या, हूबहू वही कल वाली स्त्री। क्या यही वो है? दैट्स इम्पॉसिबल। मोहित के विचारों की झड़ी सी लग गई थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कल जो उसके साथ बीता वो 16 आने सच है। अब तो मोहित के पांव वहां जरा भी ना ठहरे। वो जिस तेजी से ऊपर आया था उतनी ही दुगनी तेजी से गेस्ट हाउस वापस आ गया और कंबल में लिपट के सो गया। उसने सोचते सोचते गौर किया कि उसका सिरदर्द अचानक गायब हो चुका है। शाम को प्रिया भी वापस आ गई। तब मोहित और सक्सेना साहब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मोहित, अब कैसा है तुम्हारा सिरदर्द? अच्छा हुआ तुम नहीं गए साथ, काफी काम था और शोर शराबे के बीच तुम्हें काफी तकलीफ होती। प्रिया ने मोहित के पास बैठते हुए उसका हाल पूछा। धीरे धीरे रात घिर आई और मोहित अपने बिस्तर पे लेटा हुआ नींद के आगोश में समा गया। सहसा मोहित के कानों में किसी की पुकार सुनाई दी। मोहित एकदम बिस्तर पे बैठ गया। उसने घड़ी पे गौर किया, 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अचानक मोहित के जहन में आया, ओह, आज रात को उस यक्षिनी ने मुझे आने को कहा था। बस फिर क्या था। मोहित ने फटाफट जूते पहने और दौड़ पड़ा खंडहर की ओर। चौकीदार उस वक्त वहीं था। उसने साहब को टोकना चाहा, पर देखा कि साहब तो हवाई जहाज बनके खंडहर की ओर उड़े चले जा रहे थे। मोहित जल्द से जल्द पेड़ के समीप पहुंचा और देखा कि यक्षिनी तो उसके इंतजार में ही पेड़ के नीचे बैठी हुई है।
उसकी गर्म उफनती सांसें मानो यक्षिनी के शीतल रूप से ठंडक पाकर सामान्य हो चुकी थी। यक्षिनी ने मोहित का हाथ पकड़ के उसे अपने समक्ष बैठाया। उसके स्पर्श मात्र से मोहित में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार सा हुआ। यक्षिनी ने कहना आरंभ किया, क्या मेरी बातों पे यकीन न था या अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं था? मोहित ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो इन सब से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं कि क्या इंसान के अलावा भी किसी और जात का वजूद भी होता है। मैं तो तुम्हें देख के भी देख नहीं पा रहा हूं। क्या तुम सच में मेरे सामने बैठी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रात का सपना निकले? यक्षिनी ने मोहित को अपनी नजरों से मोहते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रियवर। ये तो सब नियति का विधान है। जैसा जिसके साथ होना है वैसा ही होता है। इस दूसरी बार की मुलाकात और यक्षिनी के मनमोहक रूप बातों से मोहित अब कुछ सहज महसूस करने लगा। उसने कहा, ठीक है देवी, अब मुझे बताओ मैं कैसे आपकी मुक्ति में सहायता कर सकता हूँ। यक्षिनी ने मोहित को बताना शुरू किया, मैं यहाँ सदियों से अपनी मुक्ति की राह देख रही हूँ। यह तभी संभव है जब कोई कर्क लगन का अविवाहित युवक जिसका मन और आत्मा निर्मल हो मेरी आवाज सुनकर यहाँ चला आए। यक्षिनी ने आगे बताते हुए कहा, जब कोई इसी गुण का जातक मुझे शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा की रात को विवाह करके अपने रक्त से मेरी मांग भरेगा तो मैं इस लोक के बंधन से मुक्त होकर अपने लोक वापस जा सकूंगी। लेकिन क्या इतने समय अंतराल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जो तुम्हें मुक्ति दिला सके? ये किस प्रकार संभव है भला? अब मोहित ने बड़ी ही उत्सुकता से यक्षिनी से सवाल किया। तुम्हारा अंदेशा उचित है प्रियवर। इस दौरान कई युवक आए, कुछ तो मेरी आवाज सुनकर भी न आए, कुछ आए तो मुझे सामने देख भय के मारे वापस फिर लौट के नहीं आए, और कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जान गंवानी पड़ी? क्या मतलब? अब मोहित के शरीर में सिरहन सी पैदा हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी तरह से मुझे सब बताओ। मोहित ने जोर देके यक्षिनी की आंखों में देखकर कहा, हाँ, जान गंवानी पड़ी, क्योंकि मेरी मुक्ति की एक शर्त है कि जो युवक मेरी मुक्ति का सहायक होगा वो अपनी मर्जी से निस्वार्थ भाव व निर्मल मन से परोपकार हेतु मुझसे विवाह करे। ना तो मैं उसे मजबूर कर सकती हूँ और ना ही वो मुझसे कोई जबरदस्ती कर सकेगा। कुछ लोगों ने मुझे अपनी हवस और स्वार्थ के लिए अपनाना चाहा और उनको इसके बदले में मौत मिली। इसी कुएं में उनकी बलि चढ़ गई। इतना कहकर फिर यक्षिनी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वाकई में एक परोपकारी, साहसी, निर्मल हृदय युवक हो, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकेगा। अब पूरी बात मोहित के सामने थी। उसने यक्षिनी से कहा, देवी, ये मेरा भाग्य होगा जो मेरे कारण आपको मुक्ति मिलेगी। आप यकीन मानिए, मैं निसंदेह निस्वार्थ भाव से आपकी मुक्ति के लिए तत्पर हूँ और आपकी सभी शर्तों का मैं पालन करूंगा। आप मुझे आज्ञा दे देवी। यक्षिनी ने मोहित से कहा, अगर ऐसा ही है तो उचित है। ध्यान से सुनो। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी दूसरा चांद है। ठीक 14 यानी पूर्ण चांद की रात को तुम 1 बजे यहाँ उपस्थित होना। मेरे दिए हुए कटार से अपने दाएं अंगूठे को काटकर उस रक्त भरे अंगूठे से मेरी मांग भर मुझसे विवाह करना। उसके पश्चात मैं अपने पूर्ण शरीर और समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होकर इस धरती लोक से मुक्त होकर अपने यक्ष लोक जा सकूंगी। और यही नहीं, तुम्हारे परोपकार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामना और इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारी अपूर्ण चांद की रात्रि को प्रतीक्षा करूंगी और आशा है तुम अवश्य आओगे।
मोहित कुछ कह पाता इससे पहले ही यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। अगले 2 दिन तक मोहित यक्षिणी की मुक्ति में ही खोया रहा। उसे अब कुछ और नहीं सूझ रहा था। ना उसका घूमने बात करने में मन लगता, ना ही खाने पीने में। सक्सेना साहब को मोहित की इस हालत से परेशानी होने लगी थी। बाकी लोगों और सक्सेना साहब ने लाख पूछा पर उसने कुछ न बताया। मोहित बस अब उस खंडर की ओर ही देखता रहता। उस रात से तीसरे दिन चौकीदार कुछ लोगों को लेकर सक्सेना साहब के पास आया। उसने कहा, साहब हमें मालूम है कि मोहित बाबू की हालत का क्या कारण है। हमने 2-3 दिन पहले बाबू को रात के समय उस टीले वाले खंडर की ओर जाते देखा था और यकीन मानिए साहब, बाबू पे जरूर उसी खंडर वाली यक्षिणी का साया है। यक्षिणी? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सक्सेना जी ने झल्लाते हुए कहा। चौकीदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब वहां खंडर में एक यक्षिणी है जो जवान लोगों का खून पीती है और उन्हें मार डालती है। क्या बकवास है ये? सक्सेना जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं साहब, ये सच है। वहां से कई लड़कों की लाशें मिली हैं और हम बरसों से सुनते आए हैं कि ये सब उस खंडर की यक्षिणी का ही किया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो इन गांवों के लोगों से ही पूछिए साहब। चौकीदार ने आए हुए लोगों की तरफ इशारा किया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जी साहब, ये हकीकत है। हमारे दादा परदादा के जमाने से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि अचानक खंडर के कुएं से लाशें मिलती हैं, किसी अनजान अजनबी की तो कभी हमारे किसी गांव के लड़के की। जानने वाले बताते हैं कि वहां एक श्रापित यक्षिणी का वास है जो युवकों को बहला के रात में अपने पास बुलाती है और उनका खून पी उनकी बलि उस कुएं में चढ़ाती है। और ये लाशें अधिकतर 14वीं के चांद के आसपास पाई जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ के दरोगा से उन लाशों के बारे में पूछ सकते हैं। योगेश और प्रिया भी वही थे। प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या बकवास है डैडी, आप इन गवार लोगों की बातों पे गौर कर रहे हैं। जरूर मोहित की कोई जहनी परेशानी या शिमला में अपने नए हॉस्पिटल को लेकर कुछ अड़चन होगी। दैट्स इट। सक्सेना साहब ने प्रिया को अंदर जाने के लिए कह दिया और प्रिया अपने कमरे में चली गई। तभी उस बुजुर्ग ने वापस जोर देते हुए कहा, हो सकता है साहब आप बड़े लोग इस बात को ना माने, पर एक बात कहूंगा साहब, ये सभी शुक्ल पक्ष के दिन है। साहब ये भी शुक्ल पक्ष के दिन है और आज से ठीक 9 दिन बाद पूनम यानी पूर्ण चांद की रात है। हो सके तो बाबूजी को लेके वापस लौट जाएं, नहीं तो अगर ये और यहाँ रहे तो फिर बाबूजी पूरी तरह उस यक्षिणी के माया जाल में फंस जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साहब जान से ज्यादा कीमती भला क्या चीज है, ये बात तो आप भी मानेंगे। क्या गांव वालों की बातें सच हैं? आखिर 9 दिन के बाद मोहित के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।